आज हम लोग महाकवि कालिदास के ऊपर चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृत साहित्य में कालिदास महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष काल के प्रतिनिधि कवि हैं। कालिदास के जीवनी की अगर बात करें तो अनुश्रुतियों के अनुसार कालिदास के जन्म को लेकर विभिन्न मत सामने आते हैं। कुछ विद्वान उज्जैन के ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म मानते हैं, तो कुछ कश्मीर में उनका जन्म मानते हैं। कुछ बंगाली साहित्यकार बंगाल में उनका जन्म स्थान बताते हैं। वी स्मिथ ने कालिदास के जन्म स्थान को चिन्हित करते हुए मालवा प्रदेश के मंदसौर के निवासी माना है। जिस प्रकार उनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, उसी प्रकार उनके काल को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कालिदास को परमार वंशी शासक महेंद्रादित्य का पुत्र बताते हैं, तो कुछ चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक बताते हैं। दो मत स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि महाराजा विक्रमादित्य की राज्यसभा में उपस्थित थे, जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की घटना है। कुछ विद्वान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त सम्राट के शासनकाल उनके समकालीन मानते हैं। कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य की रचना की। ये ग्रंथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त के जन्म के उपलक्ष्य पर लिखा गया था। दूसरी तरफ रघुवंश में कालिदास रघु दिग्विजय का वर्णन करता है, और ये वर्णन इलाहाबाद स्तंभ लेख में वर्णित समुद्रगुप्त की दिग्विजय के वर्णन से मेल खाता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता था। कालिदास ने रघुवंश में हूण नामक विदेशी जाति का उल्लेख किया है, जो गुप्त काल में भारत आई थी। कालिदास तथा बौद्ध कवि अश्वघोष की रचनाओं में अनेक स्थानों पर समानताएं दिखाई देती हैं, लेकिन दोनों की रचनाओं में कालिदास की रचना निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ है। वो अश्वघोष की भाषा से परिष्कृत और सुधार की हुई है। इसका मतलब कालिदास बाद में हुए। 473 ईस्वी के एक मंदसौर अभिलेख में कालिदास की रचनाओं की झलक स्पष्ट रूप से मिलती है। संभवतः समकालिक होंगे या पूर्व के होंगे, लेकिन जिस परिष्कृत भाषा संस्कृत भाषा सुख, वैभव, शांति, समृद्धि तथा उल्लासमय वातावरण का वर्णन कालिदास के काव्य में पाया जाता है, वह गुप्त काल में ही संभव था। इस आधार पे कालिदास को गुप्तकालीन माना जाता है। ऐहोल अभिलेख में कालिदास का वर्णन एक महाकवि के रूप में हुआ है, और इस अभिलेख का समय 634 ईस्वी माना जाता है। जिस प्रकार से उनके जन्म स्थान को लेकर, उनके काल को लेकर अनेक अनुश्रुतियाँ प्रचलन में हैं, उसी प्रकार उनके प्रारंभिक जीवन को लेकर भी बहुत सारी अनुश्रुतियाँ समाज में प्रचलित हैं। हम ये कह सकते हैं कि उन अनुश्रुतियों में उनको प्रारंभ में महामूर्ख के रूप में दर्शाया जाता है। बाद में पत्नी से अपमानित होकर विद्या अध्ययन के लिए वो चले गए। जब विद्या अध्ययन उन्होंने ग्रहण कर लिया, अनेक वर्षों तक विद्या अध्ययन करके शास्त्र में व्याकरण में निपुणता प्राप्त की, और बाद में जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके उन्होंने अनेक विख्यात ग्रंथों की रचना की। उनकी रचनाओं की अगर बात करें तो कालिदास के द्वारा 4 काव्य लिखे गए। ऋतुसंहार, कुमार संभव,
रघुवंश, मेघदूत और उनके द्वारा 3 नाटकों की रचना की गई। विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। हम 4 काव्य जो हैं उनकी यहाँ पे संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ऋतु संहार ये गीति काव्य है और इसमें 6 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। ऋतु संहार को कालिदास की प्रथम कृति माना जाता है। महाकवि की भावनाओं तथा भाषा का ये परिष्कृत और विकसित रूप नहीं है जो उनकी अन्य रचनाओं में हमें मिलता है। दूसरा काव्य कुमार संभव, ये एक उत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है संस्कृत साहित्य में। इसमें कुल 17 सर्ग हैं और इसकी कथा वस्तु का जो आधार है वो शिव पुराण से लिया गया है, शिव और विष्णु पुराण से लिया गया है। शिव और विष्णु पुराण की जो वर्णित कथाएं हैं उन्हीं कथाओं में कल्पना का मिश्रण करके कालिदास के द्वारा पौराणिक घटनाओं में नवीनता, सरलता और एवं लालित्य उत्पन्न किया गया है, जो अपने आप में एक मौलिक काव्य बन गया। कुमार संभव के प्रथम सर्ग में पर्वतराज हिमालय के सौंदर्य का हृदयग्राही वर्णन मिलता है हमें। दूसरे सर्ग में बसंत ऋतु में वन की अनुपम शोभा का वर्णन मिलता है। तीसरे सर्ग में शिव की समाधि का वर्णन मिलता है। चौथे सर्ग में शिव द्वारा कामदेव का दहन करने तथा रति का करुण विलाप का वर्णन मिलता है और 5वें सर्ग में पार्वती की तपस्या तथा शिव और पार्वती के मध्य जो संवाद हुआ उसका वर्णन किया गया है। बाद के सर्गों में शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म, देवताओं का सेनापति नियुक्त होना तथा तारकासुर का वध आदि का वर्णन हमें मिलता है। कुमार संभव में पार्वती के यौवन एवं सौंदर्य, रति का विलाप तथा शिव पार्वती विवाह आदि प्रसंग अत्यंत ही भावपूर्ण सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। काव्य कला की दृष्टि से यह उच्च कोटि की रचना है कालिदास की। तीसरा काव्य रघुवंश, अनुपम महाकाव्य अपने आप में, और इसमें 19 सर्ग हैं। कालिदास के महाकाव्यों में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त काव्य है ये, और इसका मूल आधार जो है वह वाल्मीकि कृत रामायण से लिया गया है। सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेकर रघु, अज, दशरथ, राम, कुश आदि 29 राजाओं की जीवन घटनाओं और उनके इतिहास को क्रमबद्ध रूप से इस काव्य में दर्शाया गया है। बिखरी हुई घटनाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है। सभी प्रधान रसों का समावेश इस काव्य में देखने को मिलता है। वशिष्ठ तथा वाल्मीकि ऋषियों के आश्रम के वर्णन में शांत रस, अज तथा राम के युद्ध के वर्णन में वीर रस, राजा अग्निवर्ण के विलास वर्णन में श्रृंगार का सुंदर निष्पादन इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य महाराजा रघु की वंश परंपरा का वर्णन करने के साथ श्री राम की जीवन घटनाओं का सविस्तार वर्णन करना रहा है। राम और उनके जीवन व्रत का वर्णन 10वें सर्ग से 16वें सर्ग तक किया गया है, जबकि उनके पूर्वजों दिलीप, रघु, अज और दशरथ के जीवन व्रतों का वर्णन प्रारंभ में 9 सर्गों में तथा राम के आगे की वंश परंपरा का वर्णन अंतिम 3 सर्गों में किया गया है। रघुवंश में रघु के पुत्र अज का इंदुमती से विवाह, कोमलमाला के गिरने से इंदुमती की मृत्यु और अज का करुण विलाप, पुष्पक विमान द्वारा राम और सीता का रमणीय स्थलों का भ्रमण आदि प्रसंगों का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है।
चौथा जो काव्य है वो मेघदूत है। इसको विश्व साहित्य का दूत काव्य भी कहा जाता है। 2 खंडों में विभक्त है ये, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। इसमें यक्ष का वर्णन है, कुबेर का वर्णन है। इस ग्रंथ में प्रकृति के मनोरम दृश्यों तथा बरसात की मादकताओं का साहित्यिक वर्णन देखने को मिलता है। और उत्तर मेघ में सौंदर्य और प्रेम के नवीनतम, अनोखे और अभिराममय चित्रण से परिपूर्णता दिखाई देती है हमें। इस ग्रंथ में भाव, अभिव्यंजना तथा प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से ये अत्यंत ही सुंदर काव्य है। कुछ विद्वानों ने इस कृति को कवि की व्यक्ति व्यंजक अर्थात आत्मपरक रचना भी माना है। कालिदास के द्वारा 3 नाटक लिखे गए थे और उन्हीं के कारण कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रथम नाटक विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय नाटक में नायक और नायिका के रूप में पुरूरवा और उर्वशी की कथा को प्रस्तुत किया गया है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद, सतपथ ब्राह्मण तथा मत्स्य पुराण में आता है। एक प्रकार से प्रेम कथा है जिसको कालिदास के द्वारा नाटक का रूप दिया गया है। नायक और नायिका के पुनर्मिलन का मार्मिक चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। दूसरा नाटक मालविका अग्निमित्र। ये ऐतिहासिक नाटक है। इसके 5 अंक हैं। इसमें शुंगकालीन राजा अग्निमित्र तथा उनकी रानी इरावती की परिचारिका मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसके संवाद बड़े ही आकर्षक और हृदय को छूने वाले हैं। तीसरा नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कालिदास की उत्कृष्ट रचना है अपने आप में, और इसकी कथा वस्तु महाभारत और पद्म पुराण के कथानक से ली गई है। इसमें ऋषि विश्वामित्र के तपोभंग, शकुंतला की उत्पत्ति और दुष्यंत से प्रेम विवाह तथा गंधर्व विवाह का वर्णन मिलता है। नाटक में 7 अंक हैं जो पौराणिक कथा के आधार पर बनाए गए हैं, और नाटक में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत तथा ऋषिपुत्री शकुंतला के प्रेम, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा को वर्णित किया गया है। प्रथम एवं द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला में एक दूसरे में अनुराग उत्पन्न होता है, उस घटना को उल्लेखित किया गया है। तीसरे अंक में दुष्यंत और शकुंतला का समागम और उनका गंधर्व विवाह होना उसको अंकित किया गया है। चतुर्थ अंक में ऋषि कर्ण द्वारा शकुंतला को पतिगृह के लिए विदा करना, और पंचम अंक में ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण दुष्यंत का ऋषि के आश्रम में जाकर रहना। छठा अंक जो है उसमें अंगूठी के मिलने पर दुष्यंत को शकुंतला की याद आना और दुखी होना। 7वें अंक में स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत का मारीच ऋषि के आश्रम में अपने पुत्र सार्वभौमन अर्थात भरत तथा शकुंतला से मिलना। हम देखते हैं नाटक संवाद रोचक और भाषा पात्रों के अनुरूप है। नाटक में श्रृंगार और करुणा रस का सुंदर निष्पादन हुआ है। शकुंतला के हृदय में दुष्यंत के प्रति प्रेम, दोनों के मिलन और गंधर्व विवाह में श्रृंगार रस का सुंदर निष्पादन हुआ है। इस नाटक में करुण रस का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।